आज के शो में। चीनी की कीमतें रिकॉर्ड बुलंद तरीन सतह पर, माफिया सरगर्म, जाली अकाउंट्स केस में अहम मोड़। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। जाली अकाउंट्स केस के हवाले से कुछ अहम तरीन पेशरफ्त हैं जो आपके सामने रखेंगे। असलम मसूद जो एक मरकजी गवाह की हैसियत रखता है इस पूरे केस में, उसका कल इंतकाल हुआ। इस इंतकाल से उसके एतराफी बयान पर क्या फर्क पड़ेगा, यानी जो उसने एविडेंसेस नैब को दिए हैं, जो बयान दिया है, उस पर जो कानूनी हैसियत है उस बयान की, उस पर क्या फर्क पड़ेगा, ये अहम तरीन सवाल आते हैं। इन केसेस से मुताल्लिक जो उस पर एहतसाब अदालत में चल रहे हैं, जैसे तोशा खाना रेफरेंस केस है, गाड़ियों के हवाले से गैर कानूनी तौर पर जो गाड़ियां हासिल की गई, उस हवाले से आज नैब को इजाजत मिली कि वो आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की गाड़ियां जब्त कर ले, फ्रीज कर ले। नैब ऑर्डिनेंस के मुताबिक वो गाड़ियां फ्रीज कर ली जाए। दिस इज ऑल्सो वेरी बिग डेवलपमेंट, इस पर भी प्रोग्राम में बात होगी। लेकिन असलम मसूद ने इंकशाफात क्या किए थे, इन पर आने से कबल असलम मसूद के इंतकाल के हवाले से आज जो अडियाला जेल के सुप्रींट, उन्होंने जो एहतसाब अदालत में रिपोर्ट जमा कराई है, उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है पहले आपके सामने रखते हैं। जो सुप्रींट जेल अडियाला जेल है, उनकी तरफ से एहतसाब अदालत में ये रिपोर्ट जमा की गई इंतकाल से मुतल्लिक। इसमें कहा गया कि मरकजी गवाह असलम मसूद को सऊदी अरब से पाकिस्तान मुंतकिल किया गया था। असलम मसूद रावलपिंडी के अस्पताल में जेर इलाज थे। कैदी असलम मसूद की तबीयत 20 फरवरी 2019 को खराब हुई। कैदी को उसी रोज हंगामी बुनियादों पर अस्पताल रेफर कर दिया गया था। अब कैदी की जो हरकत कल्ब है, इंतकाल होने की वजह कहा गया कि वो हरकत कल्ब बंद होने की वजह से यह इंतकाल हुआ और अडियाला जेल के सुप्रींट जेल ने अदालत के रूबरू इस्तदा की कि वो कैदी के पोस्टमार्टम की इजाजत दे। असलम मसूद ओमनी ग्रुप में अकाउंटेंट और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ वादा माफ गवाह थे नैब हुक्काम के मुताबिक। तो ये एक मरकजी हैसियत आप समझ सकते हैं, मरकजी गवाह की हैसियत का किरदार था असलम मसूद का, एक इंपॉर्टेंट किरदार था। असलम मसूद के एतराफी बयान की तरफ अगर आए तो बयान बड़ा अहम है, लेकिन उस बयान से कबल आपको बताएं, क्योंकि हम सवाल यही उठाएंगे कि उस बयान की कानूनी हैसियत अब क्या है। यानी ये जो बयान दिया गया पब्लिक परसेप्शन में तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अब वो लीगली कहां स्टैंड करता है, ये सवाल हम उठाएंगे अकॉर्डिंग टू नैब ऑर्डिनेंस। इस बयान की तरफ आपको लेके चलते हैं, जिस बयान में कुछ अहम तरीन इंकशाफात असलम मसूद ने किए। 23 अक्टूबर 2018 मसूद इंटरपोल ने जो उस पर गिरफ्तार होते हैं, जद्दा से गिरफ्तार किया जाता है इंटरपोल के जरिए। 1992 से इंकशाफ में कहता है एतराफी बयान में कि वो ओमनी ग्रुप के साथ काम कर रहा हूं, एतराफी बयान में कहता है। और एतराफी बयान में कहा गया कि मैं ग्रुप के तमाम इंतजामी यानी एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल माली मामला देखता था। निजी बैंकों में जाली अकाउंट्स इसलिए खोले क्योंकि ओमनी ग्रुप के मालिकान के साथ अच्छे ताल्लुकात थे उन बैंक ओनर्स के। उमैर के नाम पर यूनुस किदवाई की इजाजत से मोहम्मद आरिफ ने जाली अकाउंट खोला और मैं इस अकाउंट की निगरानी करता था। एग्रो फॉर्म ठट्टा के नाम पर 1 करोड़ 70 लाख के 3 चेक A1 इंटरनेशनल नामी जाली कंपनी के अकाउंट्स पर जमा करवाए। इस बयान में यह मजीद कहा गया कि अब्दुल गनी मजीद की हिदायत पर जाली अकाउंट्स के चेक जारी किए जाते थे। एतराफी बयान में मजीद कहा गया कि मेरे पास एक चपरासी से लेकर डायरेक्टर तक तमाम जिम्मेदारियां थी, यानी मैं एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल कंट्रोल संभालता था इस पूरे इदारे का। जाली अकाउंट्स इसलिए बनाए जाते थे कि इनके जरिए पैसों की इधर उधर मुंतकली की जाए, ट्रांसमिशन की जाए इस पूरे इलीगल मनी की। 2011 से 2012 तक मैंने बराह रास्त अनवर मजीद की हिदायत पर चेक्स पर दस्तखत किए, मैं साइन करता था दस्तखत के ऊपर। और इस बयान ने मजीद इंकशाफ किया इस पर असलम मसूद ने कि इसके बाद इनके बेटे अब्दुल गनी मजीद की हिदायत पर मैं ऐसा करता रहा। इस पर मैंने और नवीर इकबाल नामी शख्स ने अब्दुल गनी मजीद के अहकामात पर दस्तखत किए ताकि पैसों को छुपाया जा सके। यानी साइंस भी करता था, आप कहें तो एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल कंट्रोल इस पूरे इदारे का इन जाली अकाउंट्स का इसके पास था। अब इस बयान की कानूनी हैसियत क्या है, क्योंकि इस शख्स का इंतकाल हो चुका है। दो सूरतें हैं, एक बयान तो वो जो ट्रायल से कबल मजिस्ट्रेट को दिया गया, एक बयान जो अदालत के सामने दिया जाता है। जो ट्रायल से कबल दिया गया बयान है उसकी अब कानूनी हैसियत क्या है। और एक और अहम सवाल जो हम प्रोग्राम में उठाएंगे कि ये जो तमाम बयानात हैं, क्या इसकी कोई मनी ट्रेल यानी कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नैब के पास आ चुका है? अगर आ चुका है तो फिर इस बयान की कानूनी हैसियत क्या है, या सिर्फ अब ये एक बयान ही रह गया है और इस बुनियाद पर ट्रायल को कोई
नेगेटिव फर्क पड़ने लगा है या पॉजिटिव फर्क पड़ने लगा है या कोई भी फर्क नहीं पड़ने लगा है? ये सारे अहम तरीन सवालात करते हैं बेनकाब इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां अहम तरीन सवालात। असलम मसूद का एतराफी बयान जो इंकशाफात से भरपूर था, इस बयान की अब कानूनी हैसियत क्या है, ये कहाँ स्टैंड करता है? मियां इशफाक साहब जो कि माहिर कानून है, नैब केसेस में इस पर नैब की मावनत भी करते हैं, बड़े कानून पे ग्रिप रखते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे साहब, क्या इस एतराफी बयान की कानूनी हैसियत अब है इस इंतकाल के बाद? ये कहाँ स्टैंड करता है लीगली? प्राइमरीली असलम मसूद एक ओमनी ग्रुप में CFO थे जी, जो कि कंपनी के तमाम फाइनेंशियल अफेयर्स को देखते थे। इनका रोल ये था, इनिशियली ही वाज बीइंग ट्रीटेड एज एन अक्यूज पर्सन, इनको मुल्जिम जो है उसकी तरह ट्रीट किया गया। उसके बाद इनका सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान लाया गया, जिसके बाद इन्होंने एक एप्लीकेशन दी चेयरमैन नैब को, सेक्शन 26 जो कि टेंडर ऑफ पार्डन के हवाले से है। टेंडर ऑफ पार्डन दो तरह की होती है, एक कंडीशनल और एक अनकंडीशनल। कंडीशनल वो होती है कि जो आप तमाम हकायक दौरान तफ्तीश आप बताते हैं तफ्तीशी अफसर को नैब के, उसको वो एनालिसिस करता है, बाकी तमाम केसेस पे मुल्जिमान के खिलाफ जो इल्ज़ामात हैं और उस वक्त तक के सबूत किए गए जो इकट्ठे किए गए होते हैं, उसकी रोशनी में उसको देखा जाता है। अगर तो उसकी तमाम हकायक जो हैं वो जो आपका कंप्लीट केस की चेन ऑफ एविडेंस में जो corroborative एविडेंस आपने इकट्ठी करनी होती है, यानी कि एक चेन ऑफ एविडेंस को दूसरी एक शहादत के सिरे को दूसरे सिरे के साथ मिलाना होता है, तो उसकी पूरी चेन प्रोसिक्यूशन ने बनानी होती है। अगर वो corroborate जो है वो ठीक कर जाए, उसके एनालिसिस के बाद फिर उसकी कंसिडरेशन होती है अप्रूवर की। चूंकि इनका रोल जो था, उन पे एलिगेशन प्राइमरीली ये थे कि इन्होंने तमाम फेक अकाउंट्स की ओपनिंग, यानी कि ब्रांच मैनेजर से, ऑपरेशन मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर से और बड़े बड़े बैंकों के सरबराहों को मैनेज करके इन्होंने जैली अकाउंट्स, जो बाकी एम्प्लॉइज हैं ओमनी ग्रुप के, जो कि इन्होंने कहा कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था और चपड़ासी से लेकर डायरेक्टर तक का रोल ये प्ले करते थे, तो जो बाकी लोग हैं मोहम्मद उमैर और मुख्तलिफ जो ओमनी ग्रुप के जो ऐसे मुलाजिम हैं जिनके नाम पे अकाउंट्स खुलवाए हैं, तो ये उनको कंट्रोल करते थे। यानी कि इनका काम ये था, रेफरेंस के इल्जामात के मुताबिक या इनकी स्टेटमेंट के मुताबिक, कि ये पैसे डिपॉजिट कराते थे, पैसे विड्रॉ करते थे, पैसे किसी भी डिफरेंट सोर्सेज से आते थे, जिसको प्राइमरीली कहा जाता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग जो सा है इस तरीके से किया गया कि जैली और बेनामी अकाउंट्स खुलवाए गए, उसमें पैसे डिपॉजिट कराए गए, उसकी लेयरिंग की गई, यानी कि उसको कानूनी शक्ल देने के लिए तय दर तय जो सा है मुख्तलिफ नोयत की ट्रांजेक्शन की गई हैं। अच्छा, ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ केसेस में जो इनकी एविडेंस है उसकी वो बड़ी प्राइमरी किस्म की विटनेस है, यानी कि ये मरकजी किस्म के जो हैं वो इन्होंने अब एक corroborative रोल प्ले किया था। कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें इनकी जो स्टेटमेंट है उसकी सपोर्टिंग वैल्यू है, यानी कि जो लोग जिनके नाम पे फेक अकाउंट खुला, जो ओमनी ग्रुप के मुलाजिम थे, जो कि बेनामीदार जो से आप कंसिडर कर सकते हैं कि बेनामी अकाउंट खुलवाए गए हैं, उसमें कोई शक नहीं है कि जो बैंक के अफसरान हैं उनके साथ इन्होंने कोरेस्पॉन्डेंस की है या इन्होंने जो है सपोर्ट किया कि यही वो मुलाजिम है जिनके मैंने अकाउंट खुलवाए। तो वो तो चले, ये वो जो बाकी मुलाजिम हैं मोहम्मद उमैर और मुख्तलिफ मुलाजिम जिनके नाम पे अकाउंट खुले हैं, वो अभी जिंदा हैं। उनका रोल कुछ केसेस में बतौर मुल्जिमान है, कुछ के चंद केसेस में वो विटनेसेस भी हैं। अच्छा, अब चूंकि ये फौत हो चुके हैं, तो जैसा कि आपने बताया इनिशियली कि स्टेटमेंट दो तरह की होती है। जो इनकी स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड हुई थी, जिसकी बेसिस पे इनको वादामाफ गवाह बनाने की कंसिडरेशन चेयरमैन नैब ने दी, अगर वही मनोअन बयान ये जिंदा होते और अदालत के सामने एग्जामिनेशन चीफ में ट्रायल में करवाते और अपने बयान से मुनहरिफ ना होते या अपनी स्टेटमेंट चेंज ना करते, तो फिर इनकी वो जो कंडीशनल पार्डन थी उसने वहीं पे बरकरार रहना था, उसका लीगल स्टेटस बहाल रहना था। लेकिन अगर वो चेंज करते और कंडीशनल पार्डन थी, तो चेयरमैन नैब एक मरतबा फिर इनकी पार्डन जो है विड्रॉ करके कैंसिल करके इनको मुल्जिम की तरह ट्रीट किया जा सकता था, अक्यूज बन जाते। चूंकि अब जो है कुछ केसेस में इनकी प्राइमरी विटनेस के तौर पर जो है वो एविडेंस की वैल्यू थी, तो उन केसेस में इसमें कोई शक नहीं है कि अगर प्रोसिक्यूशन आम हालात में, जो कि इस केस में नैब इदारा है, इन हालात में
जो ये केसेस हैं इनमें जब किसी को वादा माफ गवाह बनाया जाता है तो इसका मतलब ये है कि प्रोसिक्यूशन के केस में कुछ ना कुछ फ्लॉज, लेकूनाज या वीकनेसेस हैं जिसको मजीद स्ट्रेंथन करने के लिए जो है वो वादा माफ गवाह साथ सपोर्टिंग एविडेंस जो से ली जाती है। तो अगर इस तरह के सिनेरियो में जब कोई वादा माफ गवाह बन जाए तो इसका पहले तो जाहिर मतलब ये है कि केस थोड़ा बहुत वीक है। अगर वो सपोर्टिंग एविडेंस भी जो सा है वो आपकी खत्म हो जाए तो वो वीक स्टैंस जो है वो आपका खुल के सामने आ जाएगा। चूंकि अब इनकी एग्जामिनेशन चीफ कोर्ट के सामने हो नहीं सकेगी, क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट जो है वो डिफेंस को मिलेगा नहीं, तो इनकी स्टेटमेंट ऐसे ही है जैसे कभी रिकॉर्ड की गई ही नहीं थी। यानी इस बयान की कानूनी हैसियत अब इसकी कानूनी हैसियत उनकी गवाही जो अदालत में होनी थी, उनकी वफात, असलम मसूद की वफात पाने की वजह से जो सा है वो गवाही होगी नहीं, प्रोसिक्यूशन एविडेंस रिकॉर्ड नहीं कर पाएगी, तो उसकी वैल्यू जो सा वो क्या होगी। हाउएवर इसका कानून में एक और तरीका है। जिस तफ्तीशी अफसर ने बयान रिकॉर्ड किया था, अब ये प्रोसिक्यूशन अपना केस फर्दर सपोर्ट करने के लिए अगर लिस्ट ऑफ विटनेसेस में वो मजिस्ट्रेट साहब जिनके सामने बयान रिकॉर्ड किया था, अगर उनको लिस्ट ऑफ विटनेसेस में नहीं रखा तो उनको भी बुलाया जा सकता है एज अ सप्लीमेंट्री रेफरेंस फाइल करके, वो एज अ विटनेस उनको ऐड किया जा सकता है। और जो तफ्तीशी अफसर है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है इस केस के, वो फिर अब जो है इनके बयान को सामने रखते हुए कहेंगे कि जी देखें ये वो शख्स था जिसका मैंने बयान रिकॉर्ड किया, मैं मजिस्ट्रेट के पास लेके गया, मेरे सामने ये बयान हुआ, लिहाजा आप इसको भी बतौर शहादत यानी कि एज अ पीस ऑफ एविडेंस एग्जिबिट कर लें उस फाइल पे जो कि रेफरेंस किया और जो कोर्ट की फाइल है ट्रायल के दौरान। फिर उन पे जिरा जो सा है वो होगी, लेकिन उसकी जो परसुएसिव वैल्यू है वो सेकेंडरी नेचर की है। तो प्राइमरी जो सा है वो वैल्यू कानून में यानी कि जो ठोस बुनियाद है और जिसको ठोस शहादत कंसिडर किया जा सकता है, वो तो उसी सूरत में थी कि जब असलम मसूद ये CFO जिंदा होते और ये अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराते। चूंकि अब वो नहीं है तो अब सेकेंडरी नेचर की जो सी नहीं, लेकिन ये बताएं मियां साहब, क्योंकि अब ये बयान रिकॉर्ड किए भी काफी टाइम हो चुका है, तो नैब के पास इस बयान की रोशनी में, यानी उसने जो कहा जी कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था, उमैर के नाम पर यूनुस खुदवाई की इजाजत से मोहम्मद आरिफ ने जाली अकाउंट खोला, मैं साइन करता था, 70 लाख के 3 चेक A1 इंटरनेशनल नामी जाली कंपनी के अकाउंट्स में जमा करवाए, ये सारी जो मनी लॉन्ड्रिंग और हेर फेर हुई पैसों की, इसके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स तो नैब को हासिल अगर हो गए हो इस बयान की रोशनी में, तो फिर इस बयान की हैसियत क्या है? अगर मिल गए हो, अगर मनी ट्रेल मिल गई हो मिसाल के तौर पे, चेक जो साइन हुआ, देखिए जिस शख्स से मनी ट्रेल मिली है, ये दो तरह की जो है वो इसमें आपने एंगल से देखना है। जो रिकॉर्ड है वो इनके ऑफिस से भी मिला और कुछ ऐसा रिकॉर्ड है जो कि बैंक से लिया गया, यानी कि जिस बैंक में जैली अकाउंट या बेनामी अकाउंट खुलवाए गए हैं उस बैंक से रिकॉर्ड सीज कर लिया नैब ने। जो शख्स वहां पे पैसे डिपॉजिट कराता था, जब आप बैंक में पैसे डिपॉजिट कराने जाते हैं तो आप एक स्लिप फिल करते हैं जिसकी बॉटम पे आप मोबाइल नंबर लिखते हैं और CNIC देते हैं। वो भी स्लिप्स जो है वो नैब ने डेफिनेटली सीज की हैं और वो टेंडर की जाएंगी। तो उस पोर्शन की हद तक तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपने दुरुस्त फरमाया कि मौजूद है, वो होगा। लेकिन जो जिस तरह मनी लॉन्ड्रिंग की जो लेयरिंग की गई है, उसके पीछे स्कीम क्या थी, क्या सोच थी, क्यों किया गया, किस तरीकेकार से किया गया, उसके लिए भी इसकी एक कोरोबोरेटिंग वैल्यू जो है कि एक जुर्म को मुकम्मल तरीके से देखने के लिए जो सा है वो इनका बयान रिकॉर्ड होता तो केस इंतहाई मजबूत होता। इसमें कोई शक नहीं है कि इस असलम मसूद की वफात पा जाने की वजह से नैब के चंद केसेस को जिसमें ये अप्रूवर थे उसमें बहुत ज्यादा बड़ा झटका लगा है। हाउएवर ये नहीं कहा जा सकता कि जी नैब का केस अब बिल्कुल ही साबित नहीं हो सकता या केस गिर गया है, ऐसा हरगिज नहीं है। उसकी वजह यह है कि चूंकि जितना केसेस करप्शन में बनते हैं और खासकर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, उसमें सिर्फ सिंगल नेचर की एविडेंस होती है, दैट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। और वो जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल जहां जहां जिस जिस इंस्टीट्यूशन से हासिल किए जाते हैं उनकी सीजर मीमो बनाए जाते हैं और वो ओरिजिनल रिकॉर्ड टेंडर किया जाता है। देखिए ना, ये चीज से तो कोई मुनहरिफ होना मुश्किल है या नामुमकिन है कि जिस शख्स ने अकाउंट खुलवाया उसका CNIC चले वो अगर बेनामी था या जैली था, जैली वाला तो एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज उसने इनकार कर दिया, और ऑटोमेटिकली बेशुमार ऐसी अकाउंट्स हैं जो उस जैली अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुई है, किसी ने पैसे किसी अकाउंट में लिए हैं, कोई किसी अकाउंट में आया, तो जिसने बेनिफिट लिया उन ट्रांजैक्शन का उसने भी अपनी बोनाफाइडी बतानी है, मैंने क्यों पैसे लिए। मिसाल के तौर पे इन फेक अकाउंट्स केसेस में बहुत से ऐसे बोनाफाइड लोग जिनको जो ट्रांजैक्शन का स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स यानी कि जैली अकाउंट से कुछ रेस्टोरेंट्स वालों को पेमेंट हुई थी, कुछ
कपड़े वालों को कपड़े वालों को हुई हुई थी, थी। उन्होंने अपनी बोनाफाइडी बताई है कि जी ये जो ट्रांजैक्शन आपके साथ हुई है, आपके एक अकाउंट से पैसे निकल के आपके अकाउंट में गए हैं, आपको चेक्स की सूरत में, आपको बैंक ट्रांसफर की सूरत में, पे ऑर्डर की सूरत में पैसे आए हैं, या ऑनलाइन ट्रांसफर आई है, ये क्यों आई है? वो सामने आए, उन्होंने कहा जी ये जो चेक मुझे आया था, मैंने तो कोई कपड़ा डिजाइन किया था, या मैंने पर्दे डिजाइन किए थे, या मैंने आपके पास जो से खाना डिलीवर किया था, मैं रेस्टोरेंट में हूं, तो उनकी बोनाफाइडी है। अब बहुत सी ऐसी अशखास हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी पेमेंट्स जो सी वो ली हैं, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, वो जब आते हैं तो कहते हैं जी मैंने प्लॉट बेचा था। पूछा कि आपके नाम पे प्लॉट कौन सा है? जी वो तो प्लॉट जो सा किसी और के नाम पे था, मेरे नाम पे नहीं था। तो ये है ऐसा स्टैंस जो आप जब आप बेनिफिशियरी बनते हैं किसी पेमेंट के, तो आपने बोनाफाइडी कोई ना कोई डॉक्यूमेंट के साथ सब्सटैंशिएट करके ट्रांजैक्शन हाईलाइट करनी है। जैसा कि मैं एक वकील हूं, मेरे पास अगर कोई शख्स आए, आपको याद होगा कि फेक अकाउंट्स केसेस में जेआईटी में एक पेमेंट ऐसी भी थी शुगर मिल से, जो फेक अकाउंट से उस वक्त के अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर साहब की फर्म के नाम पे गई हुई थी। तो पता लगा सुप्रीम कोर्ट में ये आपको पेमेंट भी जली अकाउंट से हुई है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, ये वो कंपनी है जिस मैंने एक शुगर मिल का केस किया था, मुझे नहीं पता कि ये जली अकाउंट से आई है। तो ये उन्होंने ये इस तरह की ट्रांजैक्शन है जिसमें बोनाफाइडी आपने जाहिर कर दी, तो आप मुल्जिम नहीं बनेंगे। लेकिन ये जो फेक अकाउंट्स हैं, जो जली अकाउंट्स या बेनामी अकाउंट है, जिनसे बेशुमार ये खानदान जो ओमनी ग्रुप है, इनको जो पेमेंट्स हुई हैं, ये अपनी बोनाफाइडीज जो सी हैं, क्योंकि जली अकाउंट से इन्होंने पैसे जमा क्यों कराए, इन्होंने लिए क्यों, ये कोई ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन फिलहाल सब्सटैंशिएट नहीं कर पाए अपनी बोनाफाइडीज। इसका भी बहरहाल इनको जवाब देना पड़ेगा। लिहाजा अगर आप ये कहें, मिसाल के तौर पे आपने 100% की परसेंटेज लेनी है कि जी अगर अनवर ये जो असलम मसूद है, इसकी एविडेंस के साथ केस की स्ट्रेंथ थी 100%, इसके फौत होने के बाद जो उनसा है वो 80% रह जाती है। फर्क जरूर पड़ा है, केस वीक जरूर हुआ है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अब केस में जान खत्म हो गई है या केस खत्म हो जाएंगे, बिकॉज देयर इज अ माउंटेन ऑफ एविडेंस जो रेफरेंसेस के साथ अटैच है और जिसके बारे में जवाब आपको देना पड़ेगा। सही है, तो ये बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। आप जिस तरह आप सुन रहे हैं, मियां इशफाक साहब कह रहे हैं कि केस से फर्क जरूर पड़ेगा, लेकिन इतना बड़ा फर्क नहीं कि हम ये कह दें कि नैब का केस ही खत्म हो गया। एतराफी बयान, बहुत सारे इंकशाफात हैं। ये बयान अपने आप में एक कंप्लीट रिपोर्ट है जीआईटी, जो इस वक्त आप कह सकते हैं कि जिसमें लिखा गया किस तरह से पैसे आए, किस तरह पैसे ट्रांसफर हुए, किन किन नामों पे साइन हुए, दस्तखत हुए, किन बैंक अकाउंट्स में खोले गए और क्यों खोले गए, ओमनी ग्रुप क्या करता था, पेमेंट्स कहां होती थी। लेकिन असलम मसूद के इंतकाल के बाद इस बयान की कानूनी हैसियत आखिर क्या है, ये सवाल उठाया। इस ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको बताएंगे कि चीनी की कीमतें तहरीक इंसाफ की हुकूमतें मुसलसल बढ़ रही हैं, डिस्पाइट दैट के इस माफिया के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन की बात की वज़ीर आज़म साहब ने। जीआईटी रिपोर्ट्स बनी, इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट्स हैं, सब कुछ है, लेकिन ये माफिया आखिरकार हाथ क्यों नहीं आ रहा। इस ब्रेक के बाद करेंगे बेनकाब, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां अहम तरीन सवाल हम उठा रहे हैं। चीनी कीमतों के हवाले से कुछ देर कबल भी हुकूमती तर्जुमान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। चीनी कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 साल में 40 रुपए फी किलो औसतन कीमत बढ़ चुकी है। इदारा शुमारियात के लेटेस्ट नंबर्स क्या कहते हैं, ये आपके सामने रखते हैं। वफाकी इदारा शुमारियात ने मुल्क में चीनी कीमतों के हवाले से जो तफसीलात हैं, उसके मुताबिक पेशावर में 1 किलो चीनी की नई कीमत जो अब है इस वक्त, वो 110 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, कोयटा, हैदराबाद, रावलपिंडी की निस्बत पेशावर में चीनी 10 रुपए फी किलो महंगी है। सियालकोट, गुजरांवाला, मुल्तान और सक्खर की निस्बत पेशावर में चीनी 15 रुपए फी किलो तक महंगी है। कोयटा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची और हैदराबाद में चीनी 100 रुपए फी किलो है और सियालकोट, गुजरांवाला, मुल्तान और सक्खर में चीनी 95 रुपीज फी केजीज है। और ये मुल्क में अगर चीनी की जो औसतन कीमत यानी ऑन एवरेज प्राइस है वो 95.67 फी किलो है और 1 किलो चीनी की कम से कम कीमत 92 रुपए, जबकि ज्यादा से ज्यादा 110 रुपए है। इदारा शुमारियात की ये फिगर्स हैं जो आपके सामने रखी हैं। कुछ आपको कल और आज की जो कीमतें हैं वो आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि कल जो कीमत थी 17 अगस्त को जो कराची में जोड़िया बाजार में वो 90 रुपए 50 पैसे पर केजी थी और एक्स मिल जो रेडी डिलीवरी प्राइस थी शुगर मिल्स की वो 89.25 पर केजी थी। इसी तरह से आज भी कीमतों में इजाफा हुआ। शुगर मिल्स की जो एक्स मिल प्राइस है वो 89.5 से 89.75 पर केजी थी और होलसेल जोड़िया बाजार में जो कीमत है वो 90 रुपए 50 पैसे से 91 रुपीस पर केजी तक जो थी वो मौजूद थी और रिटेल के ऊपर ये 95 रुपीस पर केजी से
98 रुपीस पर केजी प्राइस अवेलेबल थी। आपके सामने शुगर की स्टॉक पोजीशन भी हम रख देते हैं। स्टॉक पोजीशन के मुताबिक टोटल शुगर स्टॉक ऑल ओवर पाकिस्तान अगर देखा जाए तो पंजाब में तकरीबन 846,000 टन, सिंध में 459,000 टन, खैर पख्तूनख्वा के स्टॉक्स कम है 45,000 टन। जो टोटल स्टॉक है पूरे मुल्क में इस वक्त वो 1.35 मिलियन टन स्टॉक इस वक्त अवेलेबल है। और अगर कंजम्पशन की बात करें शुगर की तो एक माह में सिंध की कंजम्पशन 1 लाख से 1,25,000 टन, पंजाब की 2 लाख से 2.5 लाख टन और केपी के बलूचिस्तान की 50,000 से 75,000 टन इस वक्त शुगर अवेलेबल है। ये तो वो स्टैटिस्टिक्स हैं, लेकिन आपके सामने एक और अहम से डेवलपमेंट रखते हैं, क्योंकि सीनियर साफी अंसार अब्बासी साहब के मुताबिक, जो उन्होंने स्टोरी पहले ब्रेक की थी, कि माफिया ने बाकायदा धमकी दी थी, शुगर माफिया ने वजीर आजम को DGFIA के जरिए, वाजिद ज़िया साहब के जरिए, कि अगर इंक्वायरी नहीं रुकी तो कीमतों को हिस्टोरिकल लेवल पे लेके जाया जाएगा और एक शॉर्टेज क्राइसिस क्रिएट किया जाएगा। और उसी थ्रेट को सामने रखते हुए अंसार भाई साहब ने आज भी लिखा है कि ये वही थ्रेट है जिसकी वजह से आज शुगर की कीमतें आसमान पे पहुंच चुकी हैं। आपके सामने ये भी रखते हैं कि इंक्वायरी कमीशन, जो शुगर इंक्वायरी कमीशन है, उस हवाले से भी एक अदालती हुक्म आया। सिंध हाई कोर्ट के इस अदालती हुक्म जो कल आया उसके मुताबिक चीनी बहरान हुकूमत का तश्कील करदा शुगर इंक्वायरी कमीशन और इसकी रिपोर्ट गैर कानूनी करार दे दी गई। नैब आज़ादाना तहकीकात करे कि दरख्वास्त गुजारों में से कोई भी बदनवानी का मुर्तकब हुआ या नहीं। चेयरमैन नैब को यह हुक्म जारी हुआ। शुगर कमीशन की नामुकम्मल तश्कील, नोटिफिकेशन, इशाअत में ताखीर गैर कानूनी है, अदालती हुक्म में कहा गया। इसके अलावा कि कहा गया कि कमीशन जानिबदार था जबकि दरख्वास्त गुजारों को सफाई का मौका नहीं मिला। अदालत ने इदारों को कमीशन रिपोर्ट से मुतासिर हुए बगैर आज़ादाना तहकीकात का हुक्म दिया। चीनी की कीमतों में आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि हमने सुना है जी कि आज भी कहा गया कि जो शुगर इंपोर्ट के टेंडर्स आज खुले हैं, सितंबर की 7 या 8 तारीख तक शुगर आएगी, जिससे इस पर जो है कीमतों में फर्क पड़ेगा। शमसुल इस्लाम साहब माहिर अजनास प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। शमसुल इस्लाम साहब, अभी भी हुकूमत ने यह दावा किया है कि कीमतें जब इंपोर्ट टेंडर खुले हैं तो कीमतों में फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा या ये भी इस वक्त खाम ख्याली है? हाँ देखें जी, डे 1 से शुगर का जो क्राइसिस था, इसको गवर्नमेंट ने सही तरीके से हैंडल ही नहीं किया। और इसमें जो है ब्यूरोक्रेसी, जो खास तौर पे उनका रोल रहा है कि वो मिसगाइड करते रहे हैं, जो उनको हेड करते थे मिनिस्टर्स, एडवाइजर्स, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी, कि ये सब सही हो जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं। और अब जो कह रहे हैं कि प्राइसेस कम हो जाएंगी, तो वो बिल्कुल भी नहीं होंगी, क्योंकि अब जब आपकी लोकल जो शुगर प्राइस है उसके तकरीबन पीक पे पहुंचा हुआ है, 90-91 रुपये तक की चीनी हो गई है लोकल मार्केट में। फिर साथ ही इंटरनेशनल मार्केट में हमेशा अगस्त में जो है प्राइसेस बढ़ती हैं, और इस वक्त चीनी की कीमत जब सस्ती थी इंटरनेशनल मार्केट में, उस वक्त अगर इंपोर्ट की जाती तो उसका ये होता कि क्रैकडाउन की बजाय ये सिर्फ इंटरवेंशन कर देते मार्केट में और स्टॉक रिलीज करते, तो आपकी चीनी की कीमत कम हो सकती थी। लेकिन उसको नहीं किया। जनवरी में डिसाइड हुआ था, जनवरी में डिसाइड इंपोर्ट करने का 3 लाख टन का, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं हुआ फौरी तौर पे, और वो आज जाके अगस्त में अब जो टेंडर खोले गए। तो उसका इम्पैक्ट अब किस तरह से आएगा कि जब आपकी जो लोएस्ट जो प्राइस आई है वो कोई अबाउट $459.70 की जो है वो ब्रेक बल्क में है, और कंटेनर शिपमेंट में अगर है तो वो 453.70 सेंट की CNF कराची दी है, वो डिलीवर बेसिस पे होगी। तो वो जो अगर आप कैलकुलेट करते हैं पाकिस्तानी रुपए में, तो ये तो 94 रुपीज तक, 95 रुपीज तक जाके कॉस्ट करेगी गवर्नमेंट को। यानी 8 तारीख को जो चीनी आनी है टेंडर्स खुलने के बाद, जी हाँ, अभी तो इसकी LC खुलेगी, आज टेंडर खुला है, तो उसके बाद जो है चीनी आप इंटरवेंशन करने जाओगे तो क्या उसको कितनी बड़ी सब्सिडी दोगे? आपके यूटिलिटी स्टोर की TCP चीनी जो है वो मार्केट में नहीं बेचती, और इंपोर्टेड चीनी जब भी है वो यूटिलिटी स्टोर के जरिए डिस्ट्रीब्यूट होती है। और दूसरी बात ये भी है कि आपको पता है कि शुगर के अंदर बहुत सा जो है ऑफ बुक ऑन बुक काम बहुत होता है। तो हमारे जो रिटेल मार्केट में जो लोग हैं वो ऑफ द बुक जो चीनी परचेज करते हैं, क्योंकि वो सेल्स रजिस्टर्ड नहीं होते, तो वो चीनी जाके ऑफिशियल उस पर टेंडर में जाके वहाँ से परचेज नहीं करेंगे। उसको TCP का जो टेंडर होगा लोकल सप्लाई का, उसमें भी सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन जाएंगे या कंपनी जाएंगी। तो इसका इंटरवेंशन से कोई फायदा नहीं होगा। यूटिलिटी स्टोर के ऊपर चीनी हमने वैसे भी देखा है कि 2-2.5 लाख टन अभी जो लोकल परचेज की थी उसकी 67-68 रुपीज़ की उन्होंने अगर लोकल मार्केट में बेची है 68 की, तो उसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो ये पूरा एक जो प्लान था किया हुआ था शुगर बैरन्स का, उसके ऊपर मनोअन अमल हुआ है उनके हिसाब से, और चीनी की इम्पोर्ट को भी डिले कराया गया। उसके बाद जो इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आई है उसके ऊपर अभी तक वो, क्योंकि उसको लीगल एक प्रोसेस उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, कोर्ट्स का वो है, तो उसके ऊपर एक्शन भी कुछ नहीं हो पा रहा, तो वो दोनों धड़ल्ले से अपनी प्राइस पहुंचा दी। ब्यूरोक्रेसी सबसे ज्यादा जो इसमें नुकसान पहुंचाया है वो ब्यूरोक्रेसी के डिसीजन से, डिलेड डिसीजन कि सैब जो है शुगर एडवाइजरी बोर्ड जनवरी में डिसाइड कर रही है चीनी इंपोर्ट करनी, तो एटलीस्ट उसको फरवरी में इंपोर्ट करनी थी, फरवरी नहीं तो मार्च में लगाते।
वो आज अगर आप टेंडर खोल रहे हो तो ये तो बहुत बड़ा मजाक है कौम के साथ कि आपने एक टैक्स पेयर का पैसा, क्योंकि सब्सिडी जो दी जाती है वो मेयर और आपके टैक्स पेयर पैसे से दी जाती है, उसके ऊपर पैसे को आप उसमें लेके जाओगे और फिर इसका फायदा तो और बहुत से लोगों को होगा, जबकि आम आदमी को फायदा नहीं होगा। चाहिए। लेकिन ये जो 7 के करीब कोई प्रोविंशियल और फेडरल इदारे थे जिनको क्रिमिनल, रेगुलेटरी और इसके साथ साथ टैक्स रिलेटेड प्रोसीजर्स के लिए कहा गया था कि गवर्नमेंट का एक्शन प्लान था, बनाया गया था। आज भी मैंने सुना है कि कुछ कहा गया कि क्रैकडाउन होगा तो शुगर माफिया के खिलाफ ये होगा तो जखीरा अंदोजी नहीं करने दी जाएगी। क्या गवर्नमेंट समझ ही पा रही है कि ये हो क्या रहा है उसके साथ? ये माफिया ही है जो सब कुछ मैनूवर कर रही है, थ्रेट देकर बाकायदा कीमत वापस ले जा रही है। देखिए जी, माफिया बड़ी डीप रूटेड है, शुगर बैरन जो है उनके बड़े कनेक्शन है और ये बहुत ही कई दिहाइयों से ये ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो ये हुकूमत, क्योंकि पीटीआई की हुकूमत फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट में आई है, इनका इतना एक्सपीरियंस भी नहीं रहा था कि जो आपकी ब्यूरोक्रेसी किस तरह से काम करती है, या फिर उसके अंदर कुछ लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व हुए हैं, जिसकी वजह से ये सारे डिसीजन जो है डिले होते चले गए। गंदम में भी देखें वही हुआ, चीनी में भी वही हुआ कि अब आप जनवरी का डिसाइड किया हुआ आपने, अगर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया तो ये आप सबसे बड़ी आपकी वो जो है क्रिमिनल एक नेग्लिजेंस है कि आपने डिले कर लिया और उसकी कॉस्ट आज गरीब आदमी देखें, इसमें कोविड के बाद से लोगों की बहुत हजारों लाखों लोगों की जॉब चली गई हैं। एक आम आदमी की जो सैलरी जो मिल रही थी उसको आधी सैलरी पे काम करना पड़ रहा है। बल्कि मैं आपको हैरान हो गए कि जो स्कूलों में जो बच्चियां जो अपने घरों को सपोर्ट करने जाती थी, वहाँ पढ़ाती थी, उनको सैलरी के बगैर लोगों ने रखा हुआ है कि आपने काम करना है, अभी हमारे पास बिजनेस नहीं है तो आप फ्री में काम करो। तो वो इम्पैक्ट जो है सोशली जो है, जब महंगाई का इम्पैक्ट उस एक आम घर के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। हुकूमत इसको टोटली फेल हुई है, इसको सही तरह से हैंडल नहीं किया। सही। और आगे भी आपको नजर आ रहा है, जैसे आप कह रहे हैं कि ये प्राइस जो है, जो इम्पोर्ट प्राइस है जो अल खलीज से आप इम्पोर्ट कर रहे हैं, वो आपको 94 तकरीबन 94-95 की कॉस्ट करेगी अगर ये जैसे भी कंटेनर कॉस्ट करेगी। और फिर ये होलसेल और रिटेल तक जाते जाते तो देखें ना, वो मार्केट में चीनी 3 लाख टन जो है ये यूटिलिटी स्टोर पे ही जाएगी। इसको मार्केट में वो रिलीज नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट में अगर जो आप और हम जो चीनी मार्केट से लेते हैं, रिटेलर से लेते हैं, उसको जो है जो होलसेल मार्केट में जो बेच रहे हैं वो सेल्स से रजिस्टर्ड नहीं है। देखिए एक और बड़ा काम ये भी हो रहा है कि आपको लाजमी है कि CNI से 1 लाख रुपए की अगर आप परचेज करते हो तो आपको दिखाना है, लेकिन शुगर की ट्रेड में जो है 10 टन का ट्रक जो है वो लाखों में चला जाता है, तो उसके ऊपर तो कोई CNIC का कोई कंडीशन ही नहीं है। तो मीन्स ये कि जो इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट में बताया था कि इनके पास जो क्रशिंग होती है ऑफ द बुक भी होती है और ऑन द बुक भी होती है, जो आपने बगैर खाते में इंटर किए हुए चीनी बनाई है वो मार्केट में जा रही है और पूरे पाकिस्तान में वही चीनी जाती है। सिर्फ जो ऑन बुक जो चीनी है क्रशिंग होती है वो आपकी इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाती है, जो आपके बेवरेजेस कंपनी है, जो आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जो सेल्स से रजिस्टर्ड है, क्योंकि वो तो अनरजिस्टर्ड सप्लायर से नहीं लेंगे चीनी की, तो सिर्फ वहां तक जाती है। तो आपका इस इंपोर्टेड शुगर का भी कोई फायदा नहीं होगा कि एक आम मार्केट में जाके आज अगर जहाँ पे 91 की चीनी मिल रही है या रिटेलर को 98 में या 95 में मिल रही है कि उसकी प्राइस पे कमी आए, वो वैसी चलेगी, बल्कि इसमें कीमतों में और इजाफा होगा। और इजाफा होगा। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं नाज़रीन, चीनी कीमतों के हवाले से, और इस प्रोग्राम को कंक्लूजन की तरफ आते हैं। अहम तरीन मामलात, 2 साल में 40 रुपए फी किलो चीनी महंगी हुई है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में सब कुछ हो रहा है। इस ब्रेक के बाद मजीद करते हैं बेनकाब हमारे साथ। बैक आप देख रहे हैं बेनकाब। अहम तरीन सवालात हम उठा रहे हैं चीनी कीमतों के हवाले से जो एक रिकॉर्ड तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। अब यहाँ से इमरान खान साहब क्या कर सकते हैं? साहब 40 रुपए फी किलो बढ़ गई है। अगर शॉर्टली आपसे पूछा जाए उनके पास क्या पावर है एज एन एग्जीक्यूटिव, एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, क्या डिसीजन लेना चाहिए फौरी तौर? देखें जी, उनके पास पॉलिसी के लिए डायरेक्शन देने का पूरी पावर होती है, और अब क्योंकि जो पोजीशन बन चुकी है इसके ऊपर अब कोई क्रैकडाउन भी करने जाए तो जो शुगर है ज्यादातर शुगर बैरन्स के स्टॉक में रखी हुई है, तो आप ग्रोअर्स से अगर वो कोई फसल उगाता है तो उससे भी आप छापे मार के नहीं ले सकते। इसी तरह से जो बैरन्स के पास मिल्स में शुगर रखी हुई है वो आप कन्फिस्केट नहीं कर सकते। तो आपके पास कोई अब हल नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि इसकी जो रिफॉर्म कमेटी जो बनी है उसके ऊपर अभी तक उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिसकी वजह से आइंदा के सीजन जो है वो आपको बेहतरी हो। आपको क्रचिंग सीजन की बात कर रहे हैं नवंबर की, तो नवंबर में क्रचिंग मीन्स के आपके मिलर्स जो है वही काम करेंगे कि आपके 25, 26, 27 तारीख को वो स्टार्ट करेंगे, तो एक्चुअल तो क्रचिंग उसकी दिसंबर में होगी। उसको अगर ये पहले होता था कि मिड अक्टूबर में क्रचिंग होती थी, उसको तो जो आपका जो लॉ है उसके मुताबिक क्रचिंग स्टार्ट करें
करें, और फिर दूसरा ये कि आपको इस मार्केट को पूरा फ्री करना पड़ेगा। जब तक आप इसको जो है मोनोपोलाइज रखेंगे बिजनेस को, तो शुगर बैलेंस आपको साल साल आपको चीट करते रहेंगे। आपको गन्ने के काश्तकार को भी आजाद करना है कि वो गन्ना लगाए या गंदम लगाए। आपका जो ये डिले क्रशिंग से आपका नेक्स्ट क्रॉप के ऊपर जो इफेक्ट आता है, वो उसके बाद फिर आप एक नया क्राइसिस में आ जाते हो। बहुत शुक्रिया शमशेद साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। तफसीलन बखर चीनी कीमतों में हो क्या रहा है, ये फौरी तौर पे फैसला करने के इस वक्त इकदाम हैं, जिस पर वज़ीर आज़म साहब से उम्मीद है कि एक्शन लेंगे, क्योंकि अब ये मामला आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। माफिया सरगर्म है, हुकूमत कुछ नहीं कर पा रही। फीडबैक फेसबुक, ईमेल और ट्विटर आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं, देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।